शुरू में नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर का मुकाबला बिल्कुल एक शेर और हिरन के बीच लड़ाई जैसा था। ब्लॉकबस्टर उस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बादशाह था, जिसके पास 60,000 एम्प्लॉयज और दुनिया भर में 9,000 स्टोर्स थे। ये कंपनी सिर्फ अपने फिजिकल स्टोर्स के जरिए हर साल 600 करोड़ कमा रही थी और उसकी पोजीशन इतनी मजबूत थी कि वो अपने ऑपरेशंस में किसी बड़े इनोवेशन की ज़रूरत महसूस नहीं करती थी। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स बिल्कुल नई और छोटी सी कंपनी थी, जो सिर्फ एक आइडिया के जरिए अपना बिजनेस शुरू कर रही थी। नेटफ्लिक्स के पास ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकअप था और ना ही बड़े रिसोर्सेस। नेटफ्लिक्स ने कुछ ही वक्त में ना सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि ब्लॉकबस्टर को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया। आज ब्लॉकबस्टर का नाम सिर्फ एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है, जबकि नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक है। 1997 में नेटफ्लिक्स का सफर शुरू हुआ, जब इंटरनेट का दौर अपनी बुलंदियों पर था और नए नए ऑनलाइन बिजनेस उभर रहे थे। उस वक्त जेफ बेजोस अमेज़न के जरिए इंटरनेट पर बुक्स बेचकर काफी कामयाबी हासिल कर रहे थे। इसी दौर में मार्क रैंडोल्फ ने भी इंटरनेट पर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, मगर वो इस सोच में उलझे हुए थे कि किस तरह का बिजनेस शुरू किया जाए। मार्क ने कई सारे आइडियाज अपने फ्रेंड रीड हेस्टिंग्स के साथ शेयर करते थे, मगर एक दिन दोनों दोस्त मार्क और रीड ने ये डिसाइड किया कि वो मूवीज को डीवीडीज के तौर पर रेंट पे देना शुरू करेंगे और इस प्रोसेस को पूरी तरह से इंटरनेट के जरिए मैनेज किया जाएगा। इसी नए और डिफरेंट बिजनेस मॉडल के साथ 1997 में नेटफ्लिक्स की शुरुआत हुई, जो फ्यूचर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक नया चैप्टर लिखने वाली थी। चलिए जानते हैं नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री। नेटफ्लिक्स के शुरुआती दिनों में एक बड़ा मसला ये था कि वीडियो टेप्स का वेट ज़्यादा होता था और इन्हें पोस्ट करना महंगा और मुश्किल था। इसके अलावा पोस्टेज के दौरान काफ़ी टेप्स टूट जाती थी, जिसकी वजह से और भी लॉस होता था। मार्क और रीड को लगने लगा था कि उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। लेकिन फिर एक टेक मैगजीन से उन्हें लाइट वेट डीवीडीज के बारे में पता चला, जो उस वक्त एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी थी। लाइट वेट डीवीडीज वीडियो टेप्स के मुकाबले काफ़ी हल्की और सस्ती थी और इन्हें आसानी से पोस्ट भी किया जा सकता था। रीड ने समझा कि अगर मूवीज़ को वीडियो टेप्स के बजाय डीवीडीज पर रेंट किया जाए तो ना सिर्फ कॉस्ट कम होगी, बल्कि कस्टमर्स के लिए भी ये काफ़ी कन्वीनियंट होगा। उनका फोकस ये था कि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। इसी आइडिया से नेटफ्लिक्स के नए बिजनेस मॉडल की बुनियाद रखी गई। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उन्होंने लो बजट ऑफिस, सेकेंड हैंड फर्नीचर और कम सैलरी पर टीम हायर करके अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये वायदा भी दिया कि अगर उनका बिजनेस सफल होता है तो उन्हें इस सक्सेस में शेयर दिया जाएगा। ये टीम स्पिरिट और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल नेटफ्लिक्स की इनिशियल सक्सेस की बुनियाद बन गया। मार्क और रीड ने कई महीनों की मेहनत के बाद नेटफ्लिक्स वेबसाइट तैयार की और डीवीडीज का स्टॉक जमा किया और मीडिया कवरेज के लिए इंटरव्यूज भी लाइनअप किए। 29 अगस्त 1997 को सुबह 9 बजे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ऑफिशियली लॉन्च हुई। इस दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस में एक घंटी भी लगाई, जो हर नए डीवीडी के ऑर्डर पर बजती थी। इसके बावजूद पहले लॉन्च ने नेटफ्लिक्स को एक अच्छी शुरुआत दी। लॉन्च के पहले ही महीने में उन्हें 137 ऑर्डर्स मिले, लेकिन उनके सेल्स का पैटर्न अनएक्सपेक्टेड था। ज्यादातर लोग डीवीडी रेंट करने के बजाय डायरेक्ट खरीद रहे थे। ये नेटफ्लिक्स के लिए एक नया चैलेंज था। जब उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की तो उनके पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, मगर इसे कामयाबी तक ले जाना इतना आसान नहीं था। पहला चैलेंज ये था कि उनका बिजनेस मॉडल लोगों के लिए नया था। डीवीडीज को रेंट पर लेना, और वो भी ऑनलाइन। उस वक्त लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा वक्त ले रहे थे। पहले महीने में उनके सेल्स का पैटर्न उनके एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ था। नेटफ्लिक्स ने हिम्मत नहीं हारी। ये चैलेंजेस उनके लिए सीखने का एक मौका बन गया और इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने उन्हें अपने बिजनेस को रीडिफाइन करने और अगला बड़ा स्टेप लेने में मदद की। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब तक जो बिजनेस मॉडल था वो रेंटल डीवीडीज पर बेस्ड था, लेकिन इस मॉडल ने उनको सस्टेनेबल ग्रोथ देना शुरू कर दिया था। मार्क और रीड का ये नया आइडिया था कि एक फिक्स्ड मंथली फी पर कस्टमर्स को 4 डीवीडी दिए जाए, जिसे वो कभी भी रेंट कर सकते हैं और अपनी पसंद के नए डीवीडीज ले सकते हैं।
ऐसा करने से कस्टमर्स पर भी लेट फी का प्रेशर कम हो जाएगा। लकीली ये आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा। आज भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल उनकी ग्रोथ का कोर है और आज वो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ब्लॉकबस्टर का डाउनफॉल अपने बिजनेस मॉडल को अपडेट ना करने का नतीजा था। जब नेटफ्लिक्स ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया तब ब्लॉकबस्टर ने इसे सीरियस नहीं लिया और अपने फिजिकल स्टोर्स के मॉडल पर पूरी तरह से निर्भर रहे। उनका बिजनेस मॉडल रेंटल डीवीडीज का था, लेकिन उनका सिस्टम आउटडेटेड हो गया था और इंटरनेट का यूज करते हुए नेटफ्लिक्स ने उन्हें हर पहलू में पीछे छोड़ दिया। आज ब्लॉकबस्टर सिर्फ एक स्टोर के साथ बचा हुआ है, जबकि नेटफ्लिक्स दुनिया भर में अपने 13,000 एम्प्लॉइज के साथ बिजनेस चला रहा है। ब्लॉकबस्टर का फेल्यूर एक लेसन है कि जब आप अपने बिजनेस मॉडल को अपडेट नहीं करते और मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर करते हो तो आप अपनी पोजीशन लूज कर सकते हो। आज नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल लीडर है जो अपने 230 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया भर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने कंटेंट प्रोडक्शन पर भी फोकस किया और ओरिजिनल शोज और मूवीज जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्राउन और मनी हिस्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो उनकी ब्रांड वैल्यू और कस्टमर बेस को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। नेटफ्लिक्स ने अपने अर्ली डेज में डीवीडी माई बेल और स्ट्रीमिंग सर्विसेज से अपना सफर शुरू किया था, लेकिन आज वो अपने ओरिजिनल कंटेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और डाइवर्स ग्लोबल ऑफरिंग्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया, जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी बन गया। आज नेटफ्लिक्स सिर्फ एक स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम भी बन गया, जो अपने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को सर्व करता है। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ा और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी लीडरशिप बनाई रखी।